नमस्कार साथियों, मैं कृष्णारायण सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। यह प्रश्न फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से संबंधित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयुक्त है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी कि पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका 2 नियम है और इसे आप यदि डिटेल रूप से पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इस प्रकार से होगा। यह एक परावर्तक सतह हो गया, जिसे समतल दर्पण के रूप में ही ले लेते हैं। तो यह यदि आपतित किरण हो और यह परावर्तित किरण हो और इस पे यदि एक काल्पनिक अभिलंब डाल देते हैं, तो यह जो पॉइंट हुआ, तो इसमें पहला नियम इस प्रकार से है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण फिर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी एक ही तल में होता है। यह तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम में आपतन कोण, यानी कि यह कोण और यह कोण, यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी होता है। इसे आभासी भी कह सकते हैं, अन्य नाम आभासी है। तो समतल दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है, यदि यह समतल दर्पण हो इस प्रकार से, तो जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की दूरी होती है, यानी कि वस्तु की दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि जो वस्तु का आकार है, वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार, यानी कि दोनों का साइज समान होता है और प्रतिबिंब सीधा बनता है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब वह सीधा प्राप्त होता है। और पार्श्विक रूप से इसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि पार्श्विक रूप से उल्टा प्राप्त होता है, यानी कि यदि आप अपने बाएं हाथ को उठाएंगे समतल दर्पण के सामने, तो आपका दायां हाथ उड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो पार्श्विक रूप यही हो गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं। तो स्पष्ट है कि प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा में है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और यह हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है वस्तु के सापेक्ष। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से। तो इसमें F और R में इस प्रकार से संबंध है, F इक्वल टू R/2, या तो फिर कह सकते हैं कि R इक्वल टू 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, यानी कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है, यानी कि सैलून में इसका प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का अन्य उपयोग में भी हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि इसका उपयोग सर्च लाइट, उसके बाद टॉर्च में भी यह होता है, फिर गाड़ी के हेडलाइट में, यानी गाड़ी के
हेडलाइट आगे का जो लाइट होता है उसमें होता है। उसके बाद सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। छठा नंबर प्रश्न पे हम लोग हैं, उत्तल दर्पण से यानी 6 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यानी कि यह काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण का यदि उपयोग पूछा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। उसके बाद 7वां नंबर, इसमें और भी कुछ भी हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण में इससे हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? सीधा, क्योंकि यह काल्पनिक है, इसे समझ रहे हैं, काल्पनिक है यानी कि आभासी है, तो प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा और छोटा होता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ विजन विस्तृत होता है, बड़ा होता है? तो यह उत्तल लेंस का होता है। और उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के ही कारण इसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साइड मिरर जो कि पिछले भाग के यानी कि पीछे में जो वस्तु है उसे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। 8वां नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा होती है। तो वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को f से। तो अवतल दर्पण की बात कही जाए तो यह हमेशा निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है, r = निगेटिव, उसके बाद f = भी इसका निगेटिव होता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यह अवतल दर्पण की बात किए थे। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, अर्थात r = पॉजिटिव और f = भी पॉजिटिव। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न पे हम लोग हैं, दर्पण सूत्र क्या है? तो स्पष्ट है कि दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f ही होता है। जहाँ यदि v की बात कही जाए तो यह प्रतिबिंब की दूरी होती है, u = वस्तु की दूरी होती है और f = फोकस दूरी। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो यह आवर्धन कहलाता है, यानी कि इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, आवर्धन = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसे संकेत में इस प्रकार लिखेंगे, आवर्धन को छोटी m से सूचित किया जाता है, m = h' h डैश मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और h मीन्स हो गया वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन का एक और भी फॉर्मूला होता है, m = -v/u, यानी कि m = -v/u, जिसमें v हो गया प्रतिबिंब की दूरी और u हो गया वस्तु की दूरी। 12 नंबर प्रश्न है, किरण पुंज के कितने प्रकार हैं? तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है अपसारी किरण पुंज, उसके बाद दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा में हो जाता है समांतर किरण पुंज। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किरण पुंज के 3 प्रकार हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न, आवर्धन का मान ऋणात्मक बताता है, यानी कि आवर्धन का यानी कि m का जो वैल्यू निकालेंगे h'/h, या तो फिर m = -v/u की सहायता से यदि m निकालते हैं तो यह यदि ऋणात्मक मान देता हो तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा। इसका अर्थ हो गया कि वह वास्तविक प्रतिबिंब हो रहा है।
उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि आवर्धन यानी कि m का मान धनात्मक बताता है, तो जस्ट इसका आवर्धन का मान ऋणात्मक का उल्टा चले गए, इसमें धनात्मक बता रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है और सीधा जब प्राप्त होगा तो यह काल्पनिक यानी कि आभासी प्राप्त होता है। उसके बाद अंतिम प्रश्न 15 नंबर है, u भी तथा f में संबंध को कहा जाता है, यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के संबंध, यानी कि इसका जो रिलेशन होता है वह दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। और यह इस प्रकार हम लोग इसका प्रश्न देख चुके हैं पहले ही, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। निश्चित रूप से यह वीडियो आपकी परीक्षा में, आपके सफलता में ज़रूर सहयोग करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।